नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हर सुबह की तरह अपने विशेष मेहमान को लेकर इस कार्यक्रम में हम शिरकत कर चुके हैं। दर्शकों, जो बीता हुआ कल होता है ना, वो हमें जीवन किस तरीके से हमने जिया है ये जानने के लिए एक बेहतर अनुभव दे जाता है। लेकिन आने वाला कल जो होता है वो जीवन जीने का एक नया तरीका हमें सिखाता है, जीवन जीने का एक नया मौका हमें देता है। तो कोशिश कीजिए ये जो मौका हमें मिला है उसमें बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए और बेहतरीन तरीके से आइडियाज़ डेवलप कीजिए, ताकि आपका जो दिन है, हर दिन है, ख़ास बन जाए और आपका जो मकसद है, जीवन जीने का जो मकसद है, वो पूरा हो सके। और यही वजह है कि हर सुबह इस कार्यक्रम में हम महापुरुषों द्वारा कही गई कुछ बातें आपको बताते हैं विचारों के माध्यम से, ताकि उनकी जो बातें हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उन तमाम पंक्तियों को आप अपनी ज़िंदगी में समाहित करें। आज हमारे बीच जो विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित है, परिचय करवाती हूँ। आप हैं आकांक्षा श्रीवास्तव जी। आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आप एक इनोवेटर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं और कई ऐसे आइडियाज़ आपने डेवलप किए हैं और यही वजह है कि आपको छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 2020 में। 2021 में ही इसी साल। 2021 में भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आकांक्षा, चूँकि आप खुद में अभी पढ़ती हैं, चूँकि शिक्षा आपने लिया है, अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन किया है, बावजूद इसके इतनी कम उम्र में ये जो विश्वकर्मा पुरस्कार से जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ है, आपके जो आपने जो इनोवेट किया है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं क्या ख़ास इनोवेशन है आपका और क्या कुछ खासियत है उस इनोवेशन की। ठीक है, ज़रूर बताएं। तो बेसिकली मेरा नाम आकांक्षा श्रीवास्तव है। मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से और मैं 2021 में ही पास आउट हुई हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रहने के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो होते रहते थे। प्लस बचपन से ही मैं अपने पापा को देखी हूँ कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड। तो बचपन से ही मन में था कि कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है। इसी कारण मैंने इंजीनियरिंग भी परस्यू किया। उसके बाद फिर जब कॉलेज में आई तो और थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज भी मिला। तो पापा के साथ मिलके मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाई। उसी प्रोजेक्ट्स में अभी कोविड के टाइम, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो सब घर पे आ गए थे, तो बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में डिस्कस होता था कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस पर क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आया था कि जो डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, अभी हम लोग देखे थे कि बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ हुई, बहुत सारे इन्फेक्ट हुए, नर्सेज ही बहुत इन्फेक्ट हुए थे। तो ये बहुत एक सीरियस इशू था। तो इस पे हमने सोचा कि कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, तो हमने एक मेडी रोबोट बनाई। तो उस मेडी रोबोट के लिए हमें विश्वकर्मा अवार्ड मिला। उसकी बहुत लंबी प्रोसीजर थी, बहुत सारे राउंड्स हुए, टेक्निकल राउंड हुआ, फिर रिटन राउंड हुआ, फिर उसके में वीडियोस बना के देने थे। तो आउट ऑफ 36,000 पार्टिसिपेंट्स वो फर्स्ट आया इस कैटेगरी में। तो इस कारण अवार्ड मिला और ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया गया था, AICTE ने ऑर्गेनाइज़ किया था इस कंपटीशन को। प्लस और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हमने। जी, पहले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम चर्चा करेंगे आकांक्षा, लेकिन ये जो आपने मेडी रोबोट का जो जिक्र किया है, ये सुनने में थोड़ा सा राहत देने वाला लगा। डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं आपने जिन तमाम नर्सेज की बातें की, जिन तमाम जो भी हेल्थ वर्कर्स है, उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत रिलैक्स करने वाला एक ये शब्द ही सुन के बड़ा सुकून मिलता है। मेडी रोबोट जो आपने बनाया, किस तरीके से बनाया, किस तरीके की दिक्कतें आई और ये प्लान कैसे आपने किया कि हाँ मुझे मेडी रोबोट बनाना है, मतलब ऐसा भी कुछ बन सकता है, ये प्लान आपके मन में कहाँ से आया? तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय स्टार्टिंग में क्या हुई थी कि हमारे पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइज़र्स नहीं थे। बट जब ऐसा पैंडमिक आया तो लोग सोचे कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो आया, तो वैसे मास्क बना। तो वैसे ही एक दिन बैठ के मैं अपने पापा से डिस्कस कर रही थी, हम लोग में डिस्कशन चल रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए थे हमने, जैसे सैनिटाइज़ करने के लिए UV बॉक्स हो गया, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। तो ये जो प्रॉब्लम था डॉक्टर्स का, ये बहुत ही मेन प्रॉब्लम था, क्योंकि डॉक्टर्स अगर इन्फेक्ट हो जाएंगे तो वो किसी पेशेंट को कैसे बचा पाएंगे।
तो और हेल्थ वर्कर्स भी, उनका भी सेम ही रोल रहता है। और क्या हो रहा था कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अगर हम पेशेंट के पास जाएंगे, हमें भी अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम खुद को कैसे बचा पाएंगे। इस कारण क्या हो रहा था कि न डॉक्टर्स जाना चाह रहे थे पेशेंट के पास, न हेल्थ वर्कर्स ज़्यादा कॉन्टैक्ट में जाना चाह रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने सोचा कि अगर हम इसे कॉन्टैक्टलेस बना दें कि पेशेंट का को भी सेटिस्फैक्शन मिले, तो डॉक्टर दूर से ही पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को मेजर अगर कर लेंगे और उसका रिपोर्ट उनके पास आ जाएगा, तो फिर उनके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल जाएगा। तो बेसिकली एक मेडी रोबोट क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है एक पेशेंट और हेल्थ वर्कर्स के बीच में। ये रोबो को डॉक्टर या हेल्थ केयर पर्सन पेशेंट के पास भेजेंगे, उनके सारे बेसिक मेडिकल पैरामीटर्स मेजर हो जाएंगे, जैसे कि हार्ट एंड लंग कंडीशन, ऑक्सीजन, शुगर, ब्लड प्रेशर, और इन सब के डेटा को रियल टाइम में वो डॉक्टर वापस अपने पास देख सकता है, और जो मेडिसिन्स है उनका प्रॉपर चेकअप कर देगा। प्लस इस मेडी रोबोट में और क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो उससे क्या है कि पेशेंट भी डॉक्टर को देख पाएगा और डॉक्टर भी पेशेंट को देख पाएगा। तो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है कि पेशेंट को भी चाहिए होता है कि हाँ, डॉक्टर अगर सामने से मुझे देख रहा है, बता रहा है कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये भी सॉल्व हो रहा है। प्लस ये रोबोट जितने बेसिक फंक्शन है, जैसे कि सैनिटाइज़ करना है, अगर हम किसी वार्ड में से भेज दिए तो वो उस वार्ड में जाके उसको सैनिटाइज़ कर सकता है पूरे रूम को। सर्विलेंस भी हो सकता है, जैसे कि अगर रात की बात हुई तो वो रोबोट जाएगा रूम में और सारी चीज़ों को देख रहा है कि रात में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो एक ही रोबोट है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जब ये कंपटीशन हुआ था, तो वो कंपटीशन धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे प्राइज़ दिया था। तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात बोली थी कि मतलब ये रोबोट एक नर्स की तरह काम करता है, जो दूर से ही सारी चीज़ों को देख सके, पेशेंट का सारा सब कुछ बता सके। और इससे क्या होगा कि कॉन्टैक्टलेस हो गया तो इन्फेक्शन की भी चांसेस कम है। जी, ये सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है। मतलब आपके जो भी आइडियाज़ अभी तक आपने बताए हैं, किस तरीके से आपने इसे बनाया है, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा आकांक्षा कि आपको किसी तरह की दिक्कतें आई, और इसे इनोवेट करने में कहीं न कहीं आपने जो भी अपना मन से आपने इसे इनोवेट किया, एक-एक पॉइंट को आपने नोटिस किया है। और कभी ऐसा कहते हैं कि यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम सीसीटीवी ज़रूर लगा के जाएं। तो मुझे लगता है कि यदि ये रोबोट भी है, हाँ, यदि हाँ। आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग है, आपके घर में कोई भी बीमार है और हम घर से बाहर नहीं जा पा हाँ, रहे हैं हाँ, क्योंकि हाँ। हमें उनकी देख-रेख करनी है, हाँ, हाँ। तो आई थिंक सच अ वंडरफुल आइडिया है। हाँ, ये हाँ। बहुत अच्छा आइडिया है। यदि एक छोटा-सा रोबोट आप उनके लिए छोड़ के जाते हैं, हाँ, हाँ, तो जो परिवार वाले हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी निश्चिंत रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया आपने डेवलप किया है। हाँ, अच्छा, इसको बनाने के पीछे क्या कुछ दिक्कतें आई आपको? किसी भी चीज़ को बनाने में प्रॉब्लम्स तो आती है, मतलब अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। एग्ज़ैक्टली। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। हमने पहले तो एक छोटा सा मॉडल बना, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए, फिर लगा अच्छा ये प्रॉब्लम भी आ सकता है तो इसमें ये फीचर भी डाल दो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसको सारे के सॉल्यूशंस निकलते गए। तो ये रोबोट बना था जब प्रॉपर लॉकडाउन चल रहा था, उस समय कुछ सामान भी नहीं मिल रहा था बाहर में, ना कोई दुकान खुली थी। तो घर के ही सामान को मिला मिला के, क्योंकि पापा का भी इसमें है, बहुत हेल्प रहता है। पापा ही सारा जितना भी मैकेनिकल वर्क हो गया, एनालॉग वर्क हो गया, उसे पापा ही हेल्प करते हैं। तो उस सब को मिला के पहले एक छोटा सा मॉडल बना, फिर लगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर एक एडवांस मॉडल बना। इसमें भी अभी सब बहुत सारे मॉडिफिकेशन चल ही रहे हैं जो कि इससे और अच्छा बना सके। फिर हमने क्या किया कि हम इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ भी किए थे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमने तो अपने अपने तरीके से देख लिया कि हाँ ये सब प्रॉब्लम है, बट अगर डॉक्टर इसे यूज़ करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ अगर हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं। तो फिर हॉस्पिटल्स में यूज़ करने पे और भी फीडबैक मिली। डॉक्टर्स बताए कि अगर आप ये फीचर्स ऐड करोगे तो इससे और अच्छा होगा, तो हमने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट्स उस समय बेसिक मॉडल से लेके अभी तक बहुत हुई है, और अभी से लेके आगे भी बहुत होगी, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसे एक टेलीमेडिसिन डिवाइस की तरह यूज़ कर सकें। अभी तो जैसे पैंडमिक था तो इसे एज अ पेशेंट को, डॉक्टर्स को बचाने के लिए, बट फ्यूचर में अगर टेलीमेडिसिन की तरह हम इसे विलेजेस में लगा दें, तो एक विलेज में एक रोबोट जो है वो बहुत सारे पेशेंट को देख सकता है, और उनका जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, वो सब दूर बैठे डॉक्टर्स भी देख सकते हैं।
आकांक्षा जी, एक बार पुनः स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तमाम ऐसी बातें हमने की हैं, आपने बताया है कि क्या कुछ आइडियाज़ आपके थे और उसे आपने पटल पर लाने की जब कोशिश की तो किस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को आपने पटल पर लाया है। हाँ। और भी जानना चाहूँगी कि एक तो ये हो गया आपने जिसके लिए आपको छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपने वेदर से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड भी कुछ इनोवेट किए हैं। हाँ। तो चाहूँगी कि उसके विषय में भी विस्तार से बताएं ताकि जो हमारे ऑडियंस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो जान पाए और उसी उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके आपके आइडियाज़ का। तो ये वेदर वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी मैंने बनाया था, कॉलेज के टाइम में ही बनाया था ये। तो ये क्या था कि इसमें जीएसएम यूज़ था। तो सबसे पहले क्या है कि अगर वेदर अलार्मिंग सिस्टम इसका नाम था, तो अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक आया या फिर कोई एरिया है जहाँ पे आग लग गई है, तो उसमें क्या है कि अगर जैसे ही वहाँ पे आग लगी है, वो सेंस करेगा कि फायर है, तो वो सबके मोबाइल पे जिनका नंबर सर्वर में डाला हुआ है, उन सबके मोबाइल पे वो अलर्ट भेज देगा, फायर अलर्ट, फायर अलर्ट। वैसे अगर अर्थक्वेक की बात करें, तो अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है, जैसे पटना ही की बात करें, पटना में अगर अर्थक्वेक आया, तो पटना की सर्वर में जितने भी लोगों का नंबर सेव्ड है, उन सबके मोबाइल पे वो अलार्म चला जाएगा कि अर्थक्वेक अलर्ट। तो ऐसे ही इसमें हम जो भी डाल दें, अर्थक्वेक हो गया, अलार्म हो गया। अगर फ्लड की बात करें, तो किसी एरिया में अगर फ्लड है, तो सेम अगर पानी का लेवल राइज़ किया, तो सबके फ़ोन पे मैसेज चला जाएगा कि फ्लड अलर्ट। तो इसमें हम कुछ भी सेंसर्स यूज़ किया गया है, जीएसएम यूज़ किया गया है। इसे यूज़ करके जीएसएम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें हमें नेटवर्क, वो किसी भी जहाँ पे भी मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है, उस एरिया में इसका मैसेज जाएगा और काम करेगा। जैसे अभी क्या होता है कि वाईफाई का एक रेंज रहता है, ब्लूटूथ का एक रेंज रहता है, तो जीएसएम से क्या हो जाता है कि वो जहाँ भी मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है वहाँ पे काम करेगा ये। तो ये इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर फील्ड है, फार्मर्स है, तो फार्मर्स भी अगर इस डिवाइस को लगाए अपने फील्ड में, तो वो बैठे हुए अपने घर पे, अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो गया, पानी भर गया, तो उनके पास एक मैसेज चला जाएगा कि वो पानी भर गया है, आप जाके चेक कर लो। तो एक ही प्रोजेक्ट का बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। तो ये एक और प्रोजेक्ट था। तो ये किस तरीके से, यदि आम व्यक्ति, आम इंसान हाँ, यदि हाँ। आपके इस प्रोजेक्ट का लाभ उठाना चाहे, हाँ, तो वो किस तरीके से उठा सकते हैं? क्योंकि अमूमन ये जो प्राकृतिक आपदाएं हाँ, होती हाँ, हैं, ये हाँ। बता के नहीं आती। हाँ, लेकिन यदि हमें कुछ समय पहले यदि अलर्ट हो जाता है, हाँ, हाँ, तो शायद जो लोग होते हैं वो बच पाए या अपने आप को बचा पाए, हाँ, उससे हाँ। रिलेटेड थोड़ा सा जो भी प्रिकॉशन होता है वो हाँ, ले वो सके। ले पाए। तो आम इंसान किस तरीके से आपके इस इनोवेशन का बेनिफिट उठा सकता है? इसका एक अलग डिवाइस है, इसके लिए मैंने एक कंपनी भी तैयार की हुई है, उसका नाम है मेकाट्रॉनिका एंटरप्राइजेज़। तो मैं इसका अलग अलग मॉडल्स बना के उन्हें दे सकती हूँ। जैसे कि अगर एक सिटी में लगाना है, तो वाटर लेवल की बात है, तो सिटी में जहाँ भी एक पॉइंट सेट रहता है, जहाँ पे से वाटर लेवल को देखते हैं कि हाँ इसके ऊपर आया तो अब फ्लड अलर्ट हो सकता है, तो वहाँ पे इस डिवाइस को लगा देंगे और उसके बाद फिर सारे सर्वर्स से सबको कनेक्ट कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है, अगर पूरे सिटी की बात हुई या फिर अगर स्टेट की बात हुई या डिस्ट्रिक्ट की बात हुई। बट अगर किसी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगाना है, तो वो उस डिवाइस को अपने घर में लगा सकते हैं। फार्मर्स है, उन्हें अपने फील्ड पे लगाना है तो अपने फील्ड पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने डिवाइसेस बना दिए हैं, एक कंपनी बना दी है कि जिसे अगर लेना है तो वो आके ले भी सकते हैं, या फिर अगर मैं चाहूँ तो लोगों को जाके ये बांट दूँगी, अगर रिमोट एरिया से वहाँ जाके बांट दूँगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसको आगे फिर प्लान कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। जी, ये बहुत बड़ी कोशिश है, क्योंकि यदि लोग पर्सनली भी इस चीज़ को यदि हाँ, यूज़ हाँ, करते हाँ। हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदे में ही रहते हैं। हाँ, और हाँ। ख़ासकर उन्हें तो बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, और भी हाँ, चर्चाएं करेंगे आकांक्षा, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, अति शीघ्र लौटते हैं। इस ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम बिहार बिहार देख रहे हैं आप, और आकांक्षा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनोवेटर हैं। इनको छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनसे बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। आइए चर्चाएं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आकांक्षा जी, पुनः स्वागत आपका।
बहुत सारी बातें हमने की। अभी आपने बताया कि किस तरीके से आपने इनोवेट किया है विद्युत से रिलेटेड। यदि कई ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहे तो इसके लिए भी आपने कुछ ना कुछ बनाया है। हर फील्ड को आपने टच किया है, हर क्षेत्र को आपने टच किया है। यदि हम जानना चाहें, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदाओं की यदि हम बात करते हैं तो आगजनी भी एक प्रमुख समस्या है, तो क्या इसके लिए भी आपने कुछ बनाया है या कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ इसके लिए कुछ बनाना चाहिए? किस चीज़ के लिए? फायर के लिए, अच्छा, यदि हम फायर के आगजनी लिए। के लिए कुछ हाँ, हाँ, करें। हाँ। तो जैसे मैंने बताया था अभी उसमें अर्थक्वेक वाले में, तो ये फायर अलार्मिंग सिस्टम भी एक मैंने बनाया है। इसमें क्या है कि अगर हम किसी सोसाइटी में लगा दें, अभी सोसाइटी में तो रहता ही है कि फायर अलर्ट हो जाता है, बट उससे क्या होगा कि उसके बाद उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वाटर को, अगर कोई रूम है, उस रूम में एक सेंसर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम फायर को पहचान लेंगे कि हाँ आग यहाँ पे है, स्मोक आ गया है, तो वहाँ पे पानी रहेगी जो उसे ऑटोमेटिकली पानी ऑन हो जाए किसी एरिया से। तो ऐसा एक डिवाइस तो बना है जो फायर अलर्ट कर सके, बट अभी सोच रही हूँ कि इसमें और आगे किया जाए कि हाँ पानी मतलब फायर अलर्ट हुआ है तो वहाँ पानी आ जाए कि हाँ वो बंद भी हो जाए। तो ये जीएसएम के थ्रू तो मैसेज तो चला जाएगा लोगों पे, ये वाली चीज़ें तो बन चुकी है। तो फायर के लिए है वो, अर्थक्वेक के लिए उसमें कुछ भी लगा सकते हैं, वो यूनिवर्सल हो गया, इसमें कुछ भी डिवाइसेस लगा सकते हैं हम। ओके। हाँ, अच्छा, ये जो आइडियाज़ आपके पास आते हाँ, हैं, जो कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आपने हाँ, बताया भी है, तो फैमिली सपोर्ट की यदि हम बात करें, हाँ, क्योंकि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है और इस तरह की ख़ास कुछ अलग हट के कुछ करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने हाँ, रखती है। हाँ। तो आपको किस तरीके से आपका फैमिली सपोर्ट मिला, और जो आपने अपनी पढ़ाई से लेके इस अवार्ड तक की यात्रा पूरी की? तो बचपन से ही मुझे मतलब मेरे पापा का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं देखी हूँ बचपन से बहुत सारी चीज़ें वो बनाते रहे हैं, और इन सब चीज़ों का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वो बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो उनका जो है वो एनालॉग में बहुत एक्सपर्टाइज़ है, और मैं जब इंजीनियरिंग की तो मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज आया। तो डिजिटल जो पार्ट है, जो कोडिंग वाली पार्ट है, तो हम लोग साथ मिल के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनाए। ये मेडी रोबोट भी जो था उसमें साथ मिल के ही बनाए, और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब साथ मिल के ही बनाए। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है फैमिली से हमेशा, हर एक पॉइंट पे कुछ भी अगर दिमाग में आया तो हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर पापा के पास कोई आइडिया आया तो हम लोग बैठ के सोचते हैं कि हाँ क्या क्या करना है। तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा है घर में। ये एक पूरा माहौल ही बना रहता है कि हाँ हमेशा डिस्कशन चलते रहता है कि कुछ नया आया, कुछ नया बनाओ, कुछ नया सोचो, कुछ आगे देखो, ये प्रॉब्लम आ रहा है बताओ इसमें कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। ये जनरल डिस्कशंस चलते रहता है, और डिस्कशंस के बाद ही अलग अलग आइडियाज़ आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है फैमिली से तो हमेशा ही। और यदि इसको बनाने के पीछे जो भी आपने बताया कि किस तरीके से आपने इसे बनाया है, पूरी हाँ, फैमिली हाँ, सपोर्ट आपके साथ होती है। हाँ, 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 लेकिन जब आपका कोई प्रोडक्ट होता है, हाँ, हाँ, समाज के लिए हो या फिर लोगों के बेनिफिट के लिए हो, लोगों के फ़ायदे के लिए हो, नए हाँ, हाँ, आइडियाज़ हो, हाँ, हाँ, उसे फ्लोर पे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती हाँ, है। हाँ, आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आपने मेडी रोबोट भी बनाया है, हाँ, आपने विद्युत से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। क्या कुछ कोशिशें हैं आपकी कि किस तरीके से आप इन्हें लोगों के बीच में लेके आएंगी, किस तरीके से आप इन्हें लोगों को बताएंगी और उन्हें ये बताने की कोशिश हाँ, करेंगी हाँ, हाँ, कि हाँ ये आपके फ़ायदे के लिए है, आप इसे यूज़ कीजिए, आप हाँ, हमसे हाँ। जुड़ें। क्या कुछ ख़ास योजनाएं हैं आपकी? इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कंपनी तैयार कर ली है, उसका नाम ही है मेकाट्रॉनिका एंटरप्राइजेस। तो एक कंपनी होने के बाद क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हाँ अगर मैं चाहूँ तो इसे लोगों को दे सकती हूँ। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी बहुत बार अप्रोच कर रही हूँ, और भी करूँगी फ्यूचर में भी। प्राइवेटली भी अगर कोई चाहे कि कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आके बात करें तो हम उसका सल्यूशंस देंगे। ये मेडी रोबोट ही है, तो इसको गवर्नमेंट अगर चाहे कि वो यूज़ करे, कहीं पे भी यूज़ करे, तो इसे ओपनली मैं ओपन रखी हूँ कि हाँ कोई भी आके इसको यूज़ कर सकता है। तो क्या होता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, तो वो चाहेंगे कि हाँ हमारे पास आए। तो अलग अलग लोगों से बात करके, जैसे ये बिहार विहान ही कार्यक्रम है, इसके थ्रू ही अगर बहुत लोग देख रहे होंगे इसे, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि लोगों को यूज़ आएगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ मैंने बनाया है, वो लोगों के पास पहुँच चुका, वो यूज़ कर सकते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल गया।
तो ट्राई तो कर रही हूँ, आगे भी ट्राई करूँगी कि जितनी भी तरीके से हो सके, जो भी कोशिशें हो सके, सब कुछ करूँ। जी, बहुत कम उम्र में आपकी जो कोशिशें हैं वो एक्सप्लोर हो रही है, लोगों के हाँ। बीच में भी दिख रही है। और हमारे बिहार की ये खासियत है, कभी कभी खुशी होती है कि आप जैसी जो बच्चियां हैं, आप जैसे जो यूथ है, वो हमारे इस बिहार की धरती पर है। और कई ऐसी योजनाएं हैं, यदि हम बिहार गवर्नमेंट की भी बात करें तो बिहार उद्यमिता योजना भी जो है, हाँ, हाँ, जिसमें हाँ, भी बिहार सरकार इस तरह के योजनाओं को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे लाने की हाँ, पूरी कोशिश करती है। हाँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि आप यदि उनसे जुड़ेंगी तो हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, उसके माध्यम से भी आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे हाँ, बिहार के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हाँ, अच्छा, हाँ, आपने दिव्यांगों के लिए भी कुछ काम किया है, हाँ, तो मैं हाँ, चाहूँगी कि उसके विषय में भी आप थोड़ी चर्चाएं करें ताकि जो दर्शक है वो जान पाएँ। एक आपने कुछ स्टिक शायद बनाया है, हाँ, ऐसा हाँ। मुझे पता है, तो उसके विषय में आप विस्तार से बताएं। तो ये बात थी वो स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक की। तो अभी ओके। क्या होता है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। चलने में प्रॉब्लम है, रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, या फिर अगर वो हैंडीकैप्ड है तो उन्हें अलग अलग स्विचेस ऑन करने में बहुत दिक्कत है। तो मैंने एक स्टिक बनाया था, उसका नाम था स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। तो सबसे पहले क्या था कि अगर वो चल रहे हैं तो उसमें एक सेंसर लगा हुआ था, अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो कोई ऑब्स्टिकल आया तो उन्हें अलार्म हो जाएगा कि आगे एक ऑब्स्टिकल है, आप आगे मत बढ़ो। तो ये सबसे पहला फ़ीचर हो गया उसमें। दूसरा फ़ीचर क्या है कि अगर वो बैठे हुए हैं और उन्हें कोई स्विच ऑन करनी है तो वो जो स्टिक था वो डायरेक्शनल था। वो अगर लाइट की तरफ दिखाएंगे और उस एक बटन को दबा देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा। वैसे ही वो पंखा की तरफ दिखाएंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो उसमें वो स्विचिंग वो कर सकते हैं, उसके थ्रू वो कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या है कि तीसरा उसमें क्या है कि उसमें एसओएस सिस्टम रहेगा कि इन इमरजेंसी अगर वो ब्लाइंड स्टिक बहुत देर तक किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो चल रहा है, किसी के हाथ से वो गिर गया। कितनी बार होता है कि ब्लाइंड स्टिक वो चलते चलते गिर गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा जिसके पास मैसेज चला जाएगा या कॉल चला जाएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप आके चेक कर लो। फिर उसमें अगर जीपीएस लगा देंगे तो जीपीएस के बाद क्या है कि उनका लाइव लोकेशन पता चलता रहेगा कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो लाइव लोकेशन पता चल रहा है कि हाँ वो यहाँ यहाँ गए हैं, और यहाँ के बाद उनके हाथ से वो स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक जो है वो गिर गया है, तो मतलब आगे कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये एक स्टिक है जो सिंगल हैंडेडली इतनी सारी काम को कर देगा। फिर वैसे ही एक कैप है जिसमें सेंसर लगा हुआ है। इसको ब्लाइंड के लिए भी है। कोविड के टाइम हमने इसे यूज़ किया था लोगों के लिए कि अगर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, कि स्टार्टिंग में क्या था कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, बट लोगों को आदत नहीं थी वो डिस्टेंस मेंटेन करने की। तो उसमें क्या था कि अगर किसी रेंज 5 मीटर या फिर 2 मीटर्स रेंज सेट कर सकते कोडिंग के थ्रू, उस रेंज के अंदर कोई इंसान अगर आ जाएगा तो एक अलार्म बजने लगेगा ताकि वो पता चल जाए कि हाँ हमने वो सोशल डिस्टेंस वाले नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, तो एक अलार्म बज जाएगा। तो इसका भी एक प्रोजेक्ट है जो दोनों डुअल पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है। जी, ये भी बहुत अच्छी जो आपकी कोशिश थी, ये भी बहुत अच्छी हाँ। कोशिश थी और इसका भी फ़ायदा लोग ज़रूर उठाए होंगे। और भी बातचीत करेंगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय हुआ है, आप कहीं जाइएगा नहीं। इस अल्प विराम के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम बिहार बिहार देख रहे हैं आप और आकांक्षा श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित है जिनसे हमारी बातचीत हो रही है। आकांक्षा जी, बहुत सारी बातें हमने की है, आपके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके विषय में हमारे दर्शकों ने अभी जाना है। आपका एक और आइडिया है, वो है स्मार्ट होम प्रोजेक्ट का आइडिया। हाँ, हाँ। क्या कुछ खास है? क्योंकि बहुत खासियत है उसकी, बहुत चर्चे सुने हैं हमने, तो मैं चाहूँगी कि उसके विषय में विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं, वो भी जान पाएँ, वो भी यूज़ कर पाएँ। क्या कुछ खास खासियत है उसकी? तो स्मार्ट होम का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी हो सके उसे बचा सके, अपने उस घर को जितना स्मार्ट बना सके उतना अच्छा है। तो ये सब जो है जैसे कि क्या है कि अगर मैं घर में आऊँगी तो ऑटोमेटिकली कॉल बेल बज जाएगा। सबसे पहला चीज़ है उसका जो डिस्प्ले है कि बाहर कौन है, वो टीवी पे दिख रहा है कि हाँ कब बाहर कौन आया है। फिर अगर मैं घर के अंदर बैठी हूँ, बाहर से कोई आया है और उठने का मन नहीं किया, तो वो डिस्प्ले में मैंने देख लिया कि हाँ कोई आया है, तो मैं खुद से बोलूँगी खुल जा सिम सिम, या फिर कोडिंग की हुई है, ये वर्ड्स लिखे हुए खुल जा सिम सिम, उसे ओपन द डोर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर क्या है कि घर में जो फ़ैन्स लगे हुए या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं
उसको नाम से हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लाइट ऑन करना है तो सिंपली बोलना है लाइट ऑन, या फिर कोडिंग है, कोडिंग में मैंने अभी लिखा है लाइट ऑन, उसे जो भी लिख सके तो वो लाइट ऑन हो जाएगा, पंखा ऑन तो पंखा ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि बैठे बैठे सारी चीज़ स्मार्ट हो चुकी है। तो ऐसा आ रहा है, वो गूगल का भी अभी आ रहा है जिसमें वो ऑन कर सकता है, लाइट ऑन कर सकता है, बट उसके लिए क्या है कि एक स्पेसिफिक बल्ब होता है कि आपको वही यूज़ करना है। बट इसमें क्या है कि वो जनरल नॉर्मल बल्ब्स है, जो नॉर्मल अप्लाइंसेज है, फ़ैन है, उन सबको यूज़ कर सकते हैं। और ये खुद से ही बनाया हुआ है और खुद का ही ऐप है, तो उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। वैसे ही किसी एरिया में अगर लाइट की ज़रूरत नहीं है तो लाइट ऑफ रहेगा, शाम हुआ तो लाइट ऑन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट होम में यूज़ हो रही है। जी। तो ये सब घर पे भी लगा हुआ है, घर में भी एक स्मार्ट होम बनाने की कोशिश की गई है जिसमें हर चीज़ स्मार्ट हो, क्योंकि अगर ये सब चीज़ बनाने आता है तो उसको यूज़ करके देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे गार्डन भी है, उसमें भी ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम है। तो हर जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है जिससे वो स्मार्ट होम हम कह सकते हैं। तो जी। इसका बहुत सारा मॉडल्स है, इसको भी अलग अलग मॉडल्स तैयार किया हुआ है। इसको जो चाहे वो आके ले सकते हैं या फिर हम उन्हें दे देंगे तो वो अपने भी घर में लगा सकते हैं। बहुत इजी है इसको अप्लाई करना भी, यूज़ करना भी। जी, आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक घर का माहौल होता है ना कहीं वो एक ऐसा है कि एनी टाइम हर हर समय कुछ ना कुछ हाँ, हाँ। आइडियाज़ आपके मन में चलता रहता है, आपके हाँ, दिमाग में हाँ। चलता रहता है और पूरी फैमिली आपके आइडियाज़ को एक फ्लो देने में, एक दिशा देने में आपकी सहायता में लगे होते होंगे। हाँ, हाँ। आपकी बातचीत से तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है और खुशी होती है यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली आपके पीछे पीछे चल पड़े कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी खुद में एक बहुत बड़ा संबल होता है। चूँकि अभी आप जॉब में हैं हाँ। और बिहार आपका आना जाना होता है, तो आपके ये जो आइडियाज़ है इसे आप किस तरीके से कितना समय दे पाती हैं, क्योंकि रोज़गार में होना और खुद का कुछ इनोवेशन करना ये दोनों अलग अलग टास्क है, तो कैसे समय मैनेज कर पाती हैं आप? तो अभी तक तो क्या था कि लास्ट 1.5 इयर्स या 2 इयर्स कह लें, इसमें से तो लॉकडाउन ही चल रहा था, तो कॉलेज तो बंद ही हो गया था। तो उसके बाद तो घर से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, सारे सेमेस्टर 7th 8th सेमेस्टर सब घर से ही हुए। तो उस समय तो बहुत टाइम मिल गया था, काफ़ी टाइम मिल गया था घर से, क्योंकि पढ़ाई हो रही थी। तो उस समय बहुत सारा टाइम मिला था। बट जॉब में आने के बाद अभी तक तो क्या हुआ है कि मेरा ऑफिस खुला नहीं है, तो मैं घर पे ही हूँ। तो घर पे रहने से बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, सैटरडे संडे हो गया या शाम का टाइम हो गया, तो उसमें सब चीज़ें चल रही है। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट तो होता है, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो रही है और फ्यूचर में भी फुल टाइम भी करना है अपने जो इनोवेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। बट थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसलिए जॉब भी ज़रूरी है। तो साथ साथ मैनेज कर करके अभी एक्सपीरियंस भी लिया जा रहा है, थोड़ा सीख भी रही हूँ, एक्सप्लोर भी कर रही हूँ, तो थोड़ा मैनेज करके सब कुछ चल रहा है। जी, इसके अलावा यदि आपके हॉबीज़ की बात करें, हाँ, हाँ। चूँकि आपने बताया आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, इनोवेशन आपकी हॉबीज़ है, इसके अलावा यदि बात करें हाँ, मन हाँ। करता है कुछ अलग करने का, तो क्या कुछ खास करना पसंद करती हैं आप? उसमें फ़ोटोग्राफी में मुझे बहुत मज़ा आता है। मोबाइल फ़ोटोग्राफी से ही मैं अलग अलग जगह भी जाती हूँ तो बहुत फ़ोटोज़ लेती हूँ। फिर हमारे घर में सब हम लोग घूमते बहुत हैं, हमारा ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। तो ट्रैवलिंग भी एक हॉबी ही टाइप है कि मन कर, अगर 2 दिन भी छुट्टी मिली तो लगता है कहीं निकल चलो, कहीं घूम लिया जाए। तो उसमें फ़ोटोग्राफी भी हो जाता है, ट्रैवलिंग भी हो जाती है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा है। तो हर जगह हर चीज़ एक्सप्लोर करने का तो मन होते ही रहता है, कुछ भी फील्ड हो गई जी, तो वो। यदि हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, यदि हम भविष्य हम्म, की प्लानिंग की बात करें, तो क्या हाँ, कुछ योजनाएँ हैं आपकी और क्या कुछ आइडियाज़ हैं हाँ, हाँ, जिस पर आपका मन है कि हाँ मुझे ये मैंने सोच रखा है हाँ, और हाँ। मुझे इन इन तमाम चीज़ों पे अब इनोवेट करना है, उसे लोगों के बीच में लेके आना है, क्या कुछ खास अभी आपकी प्लानिंग है? तो इसमें सबसे बेसिक आइडिया ये है कि ऐसी चीज़ें बनानी है जो सोसाइटी के हेल्प आ सके। मतलब बहुत सारे इन्वेंशंस तो हो रहे हैं जो कि हाई क्लास है, मतलब जो रिसर्च चल रहा है, मतलब अगर मून पे जाने की बात हुई या फिर अलग अलग हाई लेवल रिसर्च तो चल रही है, बट कॉमन पीपल के लिए जो जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को एक्चुअली हेल्प कर सके, उन सब चीज़ों पे और थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो फ्यूचर में मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे काम करने का है। मेडी रोबोट ही है, इसको टेलीमेडिसिन डिवाइस की तरह यूज़ करके हर रिमोट विलेजेस में इसको अप्लाई करना,
या फिर अगर घर की ही बात करें तो अगर हर घर में जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जो लोग नर्स को रखते हैं, तो उसकी जगह ये रख लें। तो ऐसी चीज़ों पे सोच रही हूँ, और भी जो जो सोसाइटी का हेल्प हो सके, सोसाइटी के कॉमन नीड्स के लिए वो चीज़ें हो सके, उस पर और भी काम करना है फ्यूचर में। जी, मुझे लगता है कि एक रोबोट आप घर के लिए भी ज़रूर बनाएं, हाँ क्योंकि एक मिनी रोबोट भी यदि आता है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो घर में बच्चों को रखते हैं अपने घर में। हालांकि अब तो ये पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी घर में जो बच्चे हैं वो श्रमिक के तौर पर काम करते दिख जाते हैं। आप यदि आप देखेंगे कई फैक्ट्रियों हैं, फैक्ट्री में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो श्रमिक के तौर पर काम करते दिख जाते हैं। यदि इस तरीके का रोबोट होता है तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं उनको भी उस काम से छुटकारा मिलेगा और इस तरह की जो समस्या है वो समाप्त होगी। और ख़ासकर घर में जो जितने भी लोग रहते हैं उनके काम की मदद करने के लिए एक मिनी रोबोट तो ज़रूर आ जाएगा। तो बहुत सारी बातें आपने बताई, अपने विषय में भी बताया, और किस तरीके से आपने आइडियाज़ डेवलप किए, क्या कुछ सहायता आपको आपकी फैमिली से मिली और क्या कुछ आप एक्सप्लोर करने वाली हैं, तमाम विषयों में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और खुशी होती है जब आप जैसे लोग आते हैं, खासकर एक हमारे बीच यदि कोई युवती बैठी है जिन्हें छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके इनोवेशन के लिए, तो और भी खुशी होती है कि आप जैसे बच्चियाँ और निकल कर सामने आए हमारे बिहार की धरती को और बिहार का मान बढ़ाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे आकांक्षा श्रीवास्तव से। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस प्रोग्राम के विषय में यदि आप अपनी राय देना चाहें, अपने प्रतिक्रिया देना चाहें तो ज़रूर लिख दीजिए, नोट कर लीजिए हमारा एड्रेस है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, प्रोफेसर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।